नमस्कार, बीवीएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। पंजाब सरकार ने भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का पूरे राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने की घोषणा की है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसके साथ ही मिल्खा सिंह के सम्मान में एक दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान किया है। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर 91 वर्षीय मिल्खा सिंह को कोरोना होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां गुरुवार को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव तो आ गई थी, लेकिन उनकी हालत नाजुक हो गई और उन्होंने जिंदगी का साथ छोड़ दिया। अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करते हुए मिल्खा सिंह के निधन पर गहरा दुख जताया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, मिल्खा सिंह जी की मृत्यु की खबर सुनकर मैं बहुत ज्यादा दुखी और आहत हूँ। ये एक युग का अंत है। पूरे देश और पंजाब के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। मैं उनके परिवार और उनके लाखों फैंस के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। आने वाले कई पीढ़ियों तक फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का नाम दुनिया भर में याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आज मिल्खा सिंह के निधन के साथ ही हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया है। उन्होंने अपने खेल से राष्ट्र के सपनों को नई उड़ान दी थी। भारत के लोगों के दिलों में मिल्खा सिंह के लिए खास जगह थी। उन्होंने अपने प्रेरणादायक व्यक्तित्व से लाखों लोगों के जीवन पर असर डाला। उनके निधन से मैं बहुत दुखी हूँ। And see, we all know his story, how he came up to the Olympic Games, and how he missed the medal, and how he came through all the odds and struggles. So he was a real legend, and we really missing his presence now. Unfortunately, this corona time, he is missing all the tribute, the proper tribute, and no one is able to go there, and no one is able to see him. But still, I am happy. पहले बात करेंगे अगली खबर की। कोरोना महामारी के दौरान देश की सेवा करते हुए शहीद होने वाले दिल्ली के 6 पुलिस और जवानों के परिवारों को दिल्ली सरकार की तरफ से 11 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस बात की जानकारी दी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से शहीद होने वाले पुलिस और सैनिकों के परिवारों के लिए 11 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया था, जिनमें 6 परिवारों को 11 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। इनमें 2 दिल्ली पुलिस और एक सिविल डिफेंस जवान और एक एयरफोर्स ऑफिसर शामिल है। दिल्ली पुलिस के जवान संकेत कौशिक, पुलिस जवान विकास कुमार, सिविल डिफेंस सुरक्षाकर्मी प्रवेश कुमार, एयरफोर्स के 3 अफसरों राजेश कुमार, सुनीत मोहंती, मित कुमार कोरोना काल में देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए थे। इन सभी के परिवारों को दिल्ली सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी गई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस के जवान संकेत कौशल को रजौकरी फ्लाईओवर पर वाहनों की चेकिंग के दौरान एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। उसी दौरान उसकी मौत हो गई थी। दिल्ली सरकार ने 6 ऐसे बहादुर सिपाहियों की शहादत को नमन करते हुए निर्णय लिया है। उनके बारे में निर्णय लिया है कि उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की राशि देगी, जिनके जिक्र मैं करने जा रहा हूँ। इसका फैसला आज दिल्ली सरकार की एक मीटिंग में लिया गया और 6 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपना बेटा देश की सेवा करते हुए खोया है, अपना फ़र्ज निभाते हुए खोया है। सेना ने के में बॉर्डर पे खोया है या दिल्ली में था तो यहाँ खोया है। इसमें से 3 एयरफोर्स। बात करेंगे उत्तराखंड के तमाम पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के कारण नदियों के उफरने से काफी मुश्किल स्थितियां बन गई है। श्रीनगर और पौड़ी गढ़वाल के कई निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। वास्तव में अलकनंदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ जाने से नदी कई स्थानों पर छलक उठी है और किनारों को तोड़कर बह रही है। अलकनंदा ने कई निचले इलाकों को डुबो दिया है, तो वहीं ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच जाने से चिंता बढ़ चुकी है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने वहां अलर्ट जारी कर दिया है। अलकनंदा नदी का प्रभाव बढ़ जाने और निचले इलाके चपेट में आ गए हैं उसके बहाव से और बाढ़ जैसी हालात बन रहे हैं। इससे पहले अलकनंदा के जलस्तर को लेकर स्टेट कंट्रोल रूम द्वारा अलर्ट जारी किए जाने की खबर आई थी। ऋषिकेश के साथ ही पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल और चमोली में नदियों के रौद्र रूप धारण करने के कगार पर पहुंचने की खबरें आ रही हैं। राज्य के पहाड़ी जिलों में कई जगह भूकटाव और
भूस्खलन की खबरें बनी हुई है। यात्री और लोगों से बेहद सतर्क रहने की अपील लगातार की जा रही है। बात करेंगे अगली खबर की। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के नेताओं को सर्वदलीय बैठक में बुलाने के केंद्र के निमंत्रण पर चर्चा करने के लिए रविवार को एक बैठक करेगी। सर्वदलीय बैठक में शामिल होने या न होने का फैसला पार्टी लेगी, जिसके लिए रविवार को पीएससी की बैठक बुलाई गई है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हाँ, मुझे एक कॉल आया है, लेकिन अभी तक औपचारिक आमंत्रण नहीं मिला है। सर्वदलीय बैठक में शामिल होना है या नहीं, इस पर चर्चा के लिए पीसी की बैठक बुलाई है। नई दिल्ली के साथ बात करने का कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं है। मुझे बताया गया है आम स्थिति की समीक्षा करने और राजनीतिक प्रतिक्रिया को आगे कैसे लाया जाए, इसके लिए बैठक बुलाई गई है। कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं है। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। जम्मू कश्मीर के गद्रावाल जिले में माता खीर बनाने का मेला लगा। ये मेला कोरोना प्रोटोकॉल के साथ लगा था, इसलिए भीड़ थोड़ी कम रही, लेकिन लोगों में खूब उत्साह देखने को मिला। माता खीर भवानी को कश्मीरी पंडित अपनी कुलदेवी मानते हैं। माता खीर भवानी का मंदिर तलमुल्ला इलाके में है। माता के मंदिर को कोविड महामारी के शुरू होने के बाद से पहली बार इस वर्ष मेले के लिए खोल दिया गया। दरअसल कश्मीर में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद ये फैसला लिया गया है। हालांकि इस दौरान कोई यात्रा नहीं निकाली गई। खीर भवानी वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य कमल कृष्णा ने कहा कि हम विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए यात्रा का भी आयोजन करते थे, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले साल और इस साल यात्रा नहीं हो पाई। उन्होंने कहा इस साल जो भी भक्त आए उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन किया। माता खीर भवानी के जन्म पर मंदिर पहुंचे भक्तों ने कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने कश्मीरी भजन गाए और माता के जलकुंड में दूध और फूल अर्पित किए। भक्तों ने कश्मीर में शांति की भी प्रार्थना की। वीर भक्त और शिवानी भी ऐसे ही भक्त हैं जो मंदिर पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल की वजह से थोड़ी दिक्कत तो आई, लेकिन किसी के उत्साह में कोई कमी नहीं रही। वहीं मोनिका ने कहा कि उन्होंने माता खीर भवानी से कोरोना महामारी से मुक्ति की प्रार्थना की है। ये मंदिर कश्मीरी भाईचारे को लेकर जगसिद्ध है। यहाँ पूजा के लिए सामग्री के साथ ही चढ़ावे के लिए दूध तक इंतजाम स्थानीय मुस्लिम समाज के लोग करते हैं। यही वजह है कि कश्मीरी मुसलमान भी उतनी ही आस्था के साथ इस मंदिर में आते हैं जितनी आस्था से हिंदू आते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1912 में तब के राजा हरि सिंह ने करवाया था। इस मंदिर की खासियत ये स्थित जल कुंड है। लोगों की मान्यता है कि यहाँ के जल के रंग में जब बदलाव होता है तो कुछ चीजें बदलती हैं। जल का रंग अगर काला, लाल या पीला हुआ तो इसे अच्छा नहीं माना जाता। वहीं जल का रंग हरा हुआ तो इसे खुशियाँ आती हैं। बात करेंगे फरीदाबाद की। शुक्रवार को अधिकारियों की मीटिंग के बाद खुद शहर में चल रहे विकास कार्यों को देखने मौके पर पहुंचे परिवहन मंत्री। बरसात के मौसम से पहले ही बलगढ़ विधानसभा में मोहना रोड के साथ बन रहे नाले के निर्माण कार्य, 4 लेन रोड सेक्टर 3 के अलावा चंदावली सेक्टर 64 डिस्पोजल का मौके पर देखने पहुंचे। कार्य परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री ने प्रशासन को आदेश दिए। कहा कि मोहना रोड के साथ नालों में बरसात से पहले सभी रुकावटें दूर की जाए ताकि आने वाले दिनों में लोगों को कोई परेशानी या समस्या न आए और साथ ही मौके पर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। जिले के गांव चंदावली में करीब 42 वर्षीय व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। बता दें कि अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस जांच के मुताबिक मृतक का नाम जीतू पुत्र धर्मवीर है, जो कि गाँव चंदावली का ही रहने वाला है। बताया गया है मौके वारदात पर पुलिस को शराब की बोतलें और खाली गिलास भी बरामद हुए हैं। साथ ही मौके पर पहुंची फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम जाँच में जुटी हुई है। साक्ष्य और ब्लड गैस सैंपल एकत्रित कर रही है। पुलिस ने मौके वारदात के हालात देख इसे हत्या करार दिया है। जांच अधिकारी के अनुसार अभी हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है और फिलहाल जानकारी ही जुटाई जा रही है और जरूरी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। ये वारदात इलाके के विधायक के कार्यालय के नजदीक घटित हुई है। चंदावली में मर्डर हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या उम्र है, क्या नाम है मृतक का? तो उसका धर्मवीर है, गांव चंदावली का है, उम्र लगभग 42 साल है जी, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कर सकते। टीम लगी हुई है। मौके पे पहुंचे हो, क्या कुछ सारे देखने को मिल रहा है? तस्वीर शराब की बोतलें वगैरह मिली हैं? जी, उनको सभी को मौके से उठाया जा रहा है, तो तफ्तीश चली रही है। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी गांव में हजारों मकानों पर प्रशासन द्वारा होने वाली तोड़फोड़ की कार्यवाही को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां भी मैदान में कूदने लगी हैं, जिसके चलते आप पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता फरीदाबाद पहुंचे और प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों के पुनर्वास की आवाज उठाई। इस अवसर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश
की आड़ में तोड़-फोड़ की कार्यवाही को लेकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर कटाक्ष किया और उन्होंने आड़े हाथों लिया उन्हें। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए आप पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि खोरी गांव में होने जा रही तोड़फोड़ आज सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ 50,000 लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है और उनके पुनर्वास की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का बहाना बनाकर हरियाणा सरकार अपनी पुनर्वास नीति को लागू नहीं कर रही है। वहीं केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री की जहां झुग्गी वहां मकान की नीति है उसे लागू नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि आलम यह है कि आज लोगों के पास आत्महत्या करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है, जिसके चलते 2 परिवार चले गए हैं। सुशील गुप्ता ने कहा कि पहले लॉकडाउन में लोग भूख से मरे और इन्हें काम नहीं मिला, लेकिन अब इनके मकान तोड़कर सरकार ने सड़क पर खड़ा कर दिया है। सबसे दर्द भरा मुद्दा फरीदाबाद के अंदर ये है कि 50,000 लोगों के आशियानों को उजाड़ा जा रहा है, उसके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की जा रही। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बहाना लेके हरियाणा सरकार अपनी पुनर्वास नीति को लागू नहीं कर रही। केंद्र सरकार जहां झुग्गी वहां मकान की जो पॉलिसी प्रधानमंत्री की है उसको लागू नहीं कर रही। इन गरीबों को आत्महत्या करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। 2 परिवार चले गए हैं और इसी तरीके से ये हालात रही तो पहले भूख से मरे, लॉकडाउन में इनको काम नहीं मिला, अब सरकार इनका मकान तोड़ के कोरोना में सड़क पे खड़ा कर रही है, इनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कर रही है। आज मैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था का मांग करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। करेंगे अगली खबर का। डॉक्टरों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर आज पूरे देश में आईएमए के आह्वान पर तमाम प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटलों में ओपीडी सेवा सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक बंद रही। फरीदाबाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन प्रधान डॉक्टर पुनीता हसीजा के नेतृत्व में कड़े कानून बनाए जाने को लेकर फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर को डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा करने वालों के लिए आईपीसी के अंतर्गत कानून बनाए जाए ताकि डॉक्टर सुरक्षा की भावना रखते हुए बेहतर इलाज की सेवा दे सके। इमरजेंसी सेवा छोड़ सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी आज पूरी तरह से ठप रही। जिला प्रधान बबीता हसीजा और डॉक्टर सुरेश अरोड़ा ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान भी जब डॉक्टरों के ऊपर हमले हुए तो उस पर केंद्र सरकार ने केवल कानून में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जो सिर्फ महामारी के दौरान ही लागू रहेगा। आज इस हड़ताल के माध्यम से उन्होंने ये मांग की है कि एक केंद्रीय कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें मरीजों के तीमारदारों द्वारा डॉक्टर पर हमला किए जाने पर तुरंत केस दर्ज किया जाए। सभी डॉक्टरों के प्रतिष्ठानों को सुरक्षित स्थान घोषित किया जाना चाहिए। डॉक्टरों की सुरक्षा के मानक तय किए जाए। डॉक्टरों के ऊपर किए गए हमलों के केसों की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा की जाए। अब हम पिछले काफ़ी टाइम से इस तरह की मांग करते आ रहे हैं और ये जो तोड़फोड़ के और डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के मामले ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और हमारी ये मांग के ऊपर सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही है। जो पीछे एपिडेमिक एक्ट के अंदर इन्होंने सरकार ने थोड़ा चल रही है कि हम चाहते हैं कि वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर जो है वो उसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उसके लिए एक सेंट्रल एक्ट लाना चाहिए। उसमें जो पूरी सीआरपीएफ की धाराएं वगैरह सारी लगानी चाहिए, आरपीसी वगैरह की सारी धाराएं लगानी चाहिए ताकि क्योंकि पुलिस वाले भी सेंसिटिव नहीं हैं। अगर कोई वायलेंस होती है उनके पास हम जाते हैं तो हरियाणा मेडिकल एक्ट जो बना है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही लचर है और उसमें पुलिस वालों को भी पता नहीं कि इसमें क्या करना होता है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो एक प्रोटेक्टेड जोन की तरह ट्रीट हों और जो भी केसेस ऐसे मॉब वायलेंस के या सिंपल एक वायलेंस के होते हैं उनको जल्दी से जल्दी देखा जाए और उनके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनकी सुनवाई की जाए। तो इसके लिए आज हमने पूरे पैन इंडिया हमारी ये शटडाउन था ओपीडी, ओनली ओपीडी, वो भी नॉन एसेंशियल जो सर्विसेज हैं, एसेंशियल सर्विसेज एंड जितनी भी हमारी इमरजेंसी सब चल रही हैं। बात करेंगे कि किस प्रकार रक्षा करने वाला ही भक्षक बन गया है। पुलिस के कर्मचारी के द्वारा महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी पुलिसकर्मी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जिस खाकी वर्दी पर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, क्या हो अगर वही रक्षक भक्षक बन जाए। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है पलवल में, जहां पर हरियाणा पुलिस के एक पुलिस कर्मचारी पर महिला के साथ बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने कहा कि वर्ष 2011 में वह एक झगड़े की शिकायत देने के लिए थाने पहुंची थी, जहां पर उसका संपर्क राजकुमार नामक पुलिसकर्मी से हुआ और पुलिसकर्मी ने महिला को मदद करने का आश्वासन दिया और बाद में महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस बीच पुलिसकर्मी का तबादला अलग अलग जिलों में होता रहा तो पीड़ित महिला भी पुलिसकर्मी के साथ अलग अलग जिलों में रहती रही। पीड़िता का आरोप है कि इस बीच पुलिसकर्मी के द्वारा जबरन उसका कई बार गर्भपात भी कराया गया। पीड़ित महिला ने जब पुलिसकर्मी को शादी करने के लिए कहा तो पुलिसकर्मी बहानेबाजी करने लगा। पीड़िता जब भी उससे शादी की बात करती वह टाल मटोल कर देता और इस बीच पुलिसकर्मी राजकुमार
परिवार के द्वारा पीड़िता के साथ कई बार मारपीट भी की गई है। पीड़िता को बाद में पता चला कि पुलिसकर्मी राजकुमार पहले से ही शादीशुदा है। पीड़ित अपनी शिकायत को लेकर कई बार थानों में गई, लेकिन उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं की गई और लगातार महिला थाने के चक्कर लगाने के बाद आखिर पुलिस को पीड़िता का मामला दर्ज करना पड़ा। लेकिन मामला भले ही दर्ज हो गया हो, लेकिन आरोपी एक पुलिसकर्मी है और मेवात में ड्यूटी दे रहा है, तो अब ऐसे में पुलिस की तरफ से भी कार्यवाही में ढील होती नजर आ रही है। पुलिस के द्वारा अभी तक ना तो आरोपी से किसी प्रकार की पूछताछ की गई है, ना ही उसे गिरफ्तार किया गया है। उसमें वो कह रही है कि कुछ दिन पहले हम साथ रहे थे और अब वो जबरदस्ती मेरे साथ कर रहे हैं। पहले हम मेरा ऑपरेशन करवा दिया कई बार। नहीं, कंप्लेंट में तो ऐसी बातें नहीं। नहीं, वो पुलिस में डिपार्टमेंट में है हेड कांस्टेबल। वीवीएम न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीवीएम न्यूज़। नमस्कार।